द्वितीय वर्ष वाणिज्य के लिए प्रश्न पत्र द्वितीय बीकॉम पार्ट सेकंड पेपर सेकंड मैनेजमेंट प्रबंध की परिभाषा एवं विशेषताएं डेफिनेशंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर प्रभात शर्मा एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। भिन्न भिन्न प्रबंध शास्त्रियों ने विभिन्न दृष्टिकोणों के आधार पर प्रबंध को अलग अलग रूपों में परिभाषित करने का प्रयास किया है। समय के साथ साथ दृष्टिकोण में परिवर्तन होता चला गया और उसी के अनुरूप प्रबंध शास्त्रियों ने प्रबंध को परिभाषित करने का प्रयास किया। मैरी पार्कर फॉलेट की परिभाषा को जब हम देखते हैं तो यह तथ्य सामने आता है कि वो केवल लोगों को कार्य करने के लिए उन लोगों से कार्य लेना ही प्रबंध मानती हैं। उन्होंने प्रबंध को परिभाषित करते हुए कहा कि प्रबंध लोगों के माध्यम से कार्य करवाने की कला है। मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। केवल व्यक्तियों से कार्य लेना ही प्रबंध है। लेकिन हैरोल्ड कुर्ट्ज़ ने इसे और विस्तृत दृष्टिकोण प्रदान किया और उन्होंने प्रबंध को परिभाषित करते हुए कहा, औपचारिक रूप से संगठित लोगों के समूहों के साथ तथा उनके माध्यम से कार्य करवाने की कला ही प्रबंध है। मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स। उन्होंने फॉलेट की परिभाषा में थोड़ा सुधार करते हुए ये कहा कि संगठित लोगों के समूहों के साथ उनके माध्यम से कार्य करवाना और उन लोगों के साथ मिलकर कार्य करना ये प्रबंध है। प्रबंध को एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिया हेनरी F.W. टेलर ने। इसलिए वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता के रूप में F.W. टेलर को माना जाता है। टेलर ने प्रबंध को परिभाषित करते हुए कहा कि प्रबंध यह जानने की कला है कि आप क्या करना चाहते हैं और तत्पश्चात यह सुनिश्चित करना कि वह कार्य सर्वोत्तम एवं मितव्ययितापूर्ण विधि से किया जाता है। मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू एंड देन सीइंग दैट इट इज़ डन इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। यह जानना कि आप क्या करना चाहते हैं और उसके बाद में सर्वोत्तम यानी श्रेष्ठतम विधि और मितव्ययितापूर्ण कम लागत वाले तरीके से हम कार्य को करें तो उसे प्रबंध F.W. टेलर मानते हैं। लॉरेंस एप्ले एक अलग दृष्टिकोण प्रबंध के बारे में रखते हैं। उनका मानना है कि प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन। मैनेजमेंट इज़ डेवलपमेंट ऑफ पीपल एंड नॉट द डायरेक्शन ऑफ थिंग्स। वे व्यक्तियों को इतना सक्षम बना देना चाहते हैं, विकास कर देते हैं कि व्यक्ति स्वयं अपने कार्यों को अर्थात नियोजन से लेकर नियंत्रण तक के कार्यों को पूर्ण करे। तो उनका मत है कि प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन। स्टेनले विंस निर्णयन को प्रधानता देते हुए प्रबंध को परिभाषित करते हैं। उनके अनुसार प्रबंध पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के उद्देश्य से निर्णय लेने तथा मानवीय क्रियाओं पर नियंत्रण करने की प्रक्रिया है। मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल ओवर द एक्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स फॉर द एक्सप्रेस पर्पस ऑफ अटेनिंग प्रीडिटरमिन्ड गोल्स। स्टेनले विंस लक्ष्यों की प्राप्ति के उद्देश्य से निर्णयन और नियंत्रण को महत्वपूर्ण मानते हैं। कुर्ट्ज़ और वीरिस ने प्रबंध की परिभाषा एक अलग दृष्टिकोण से दी है। उन्होंने कहा कि प्रबंध किसी वातावरण के निर्माण एवं अनुरक्षण की एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति एक समूह में कार्य करते हुए निर्धारित उद्देश्यों को दक्षतापूर्वक पूरा करते हैं। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ
designing and maintaining an environment in which individuals working together in groups accomplished efficiently selected aims. कून्स और वेरिस एक वातावरण बनाने और उसे बनाए रखने की प्रक्रिया को ही प्रबंधन कहते हैं, ताकि व्यक्ति उसमें जो उस वातावरण में है वो है सही और श्रेष्ठ तरीके से कार्य कर सके। हेनरी फ्योल ने प्रबंध को परिभाषित करते हुए कहा है कि प्रबंध करने का आशय पूर्वानुमान करना एवं योजना बनाना, संरक्षित करना, निर्देश देना, समन्वय करना तथा नियंत्रण करना है। हेनरी फ्योल ने प्रबंध को कार्यों के आधार पर विभिन्न विभागों में बांटा, उनको संयोजित किया और उसके आधार पर यह परिभाषा प्रदान की। हेनरी फ्योल को आधुनिक प्रबंध का जन्मदाता कहा जाता है। उन्होंने बताया, टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड प्लान, ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड इट्स कंट्रोल। यह उन्होंने प्रबंध की डेफिनेशन दी। तो हम देखते हैं कि हेनरी फ्योल प्रबंध को परिभाषित करते हुए अलग अलग कार्यों को बताते हैं और उन कार्यों को व्यवस्थित करने को ही प्रबंध मानते हैं। थिराफ, क्ले कैंप एवं रेडिंग कहते हैं, प्रबंध नियोजन, संगठन, निर्देशन एवं नियंत्रण के द्वारा संस्था के संसाधनों, मानवीय एवं आर्थिक दोनों तरह के आवंटन की प्रक्रिया है, ताकि ग्राहकों के इच्छित वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन कर संस्था के उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। इस प्रक्रिया में कार्य का निष्पादन प्रतिदिन परिवर्तनशील व्यावसायिक वातावरण में संगठन के कर्मचारियों के द्वारा किया जाता है। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ अलोकेटिंग एंड ऑर्गेनाइजेशंस inputs, human and economic resources, by planning, organizing, directing and controlling for the purpose of producing goods and services desired by its customer, so that organization objectives are accomplished in the process. Work is performed with and organization personnel is an over चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। ये कुछ परिभाषाएं अलग अलग दृष्टिकोण से प्रबंध की दी गई थीं। यदि हम इन परिभाषाओं का गहनतापूर्वक अध्ययन करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो कुछ विशेषताएं और लक्षण निकल कर सामने आते हैं। हम इन्हें विभिन्न शीर्षकों या बिंदुओं के अंतर्गत स्पष्ट कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध एक प्रक्रिया अथवा कार्य है, प्रोसेस और फंक्शन। जब हम नियोजन, संगठन, निर्देशन, अभिप्रेरण, समन्वय, नियंत्रण की बात करते हैं, एक कार्य के बाद निरंतर दूसरा कार्य क्रमशः किया जाता है, तो यह प्रक्रिया के रूप में आ जाता है। इसलिए प्रबंध एक प्रक्रिया है, और जब उसे हम नियोजन से लेकर नियंत्रण तक संपन्न करके पूर्ण कर देते हैं, तो यह एक कार्य के रूप में हो जाता है। तो प्रबंध एक प्रक्रिया है अथवा कार्य है, और कि यह कार्य मनुष्य के द्वारा, मानवीय तत्वों के द्वारा संपन्न किया जाता है, इसलिए हम इसे ह्यूमन प्रोसेस कहते हैं। मानव समाज का अंग है, समाज में रह करके समाज के सहयोग से कार्य करता है। प्रबंधक भी समाज का एक हिस्सा है, कर्मचारी भी समाज का ही हिस्सा हैं, और समाज के लिए ही प्रबंधन कार्य किया जाता है। इसलिए प्रबंधन सामाजिक प्रक्रिया है, यह एक सोशल प्रोसेस है। मानवीय संगठनों से संबंधित है, रिलेटेड विद ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशंस। कर्मचारी एक मानव संगठन है, कंज्यूमर मानव संगठन है, इसलिए हम मान सकते हैं कि प्रबंध मानवीय संगठनों से संबंधित है। ग्रुप एफर्ट्स होते हैं। अकेला प्रबंधक मार्गदर्शन तो करता है, नियंत्रण करता है, नियोजन करता है, लेकिन परिणामों की प्राप्ति संगठन के सभी व्यक्ति मिलकर के ही प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए यह एक ग्रुप एफर्ट है। प्रबंध एक व्यवस्थित रूप से पद अनुक्रम व्यवस्था भी है। इसमें पद सोपान निश्चित किए जाते हैं। अधिकार, उत्तरदायित्व और शक्ति इत्यादि का, अधिकार और उत्तरदायित्वों का
स्पष्टतः विभाजन भी किया जाता है। इसलिए मान सकते हैं कि यह एक सिस्टम हायरार्की है। प्रबंध उद्देश्यपूर्ण होता है, पर्पसफुल होता है। जैसा कि F.W. टेलर ने कहा था, प्रबंध यह जानने की कला है कि आप क्या करना चाहते हैं। इस दृष्टि से प्रबंध उद्देश्यपूर्ण हो जाता है। प्रबंध समन्वयकारी शक्ति है, इंटीग्रेटिंग फोर्स है। हम नियोजन और नियंत्रण में समन्वय देखते हैं। हम विभिन्न व्यक्तियों के प्रयासों के मध्य समन्वय देखते हैं और यह कार्य प्रबंधक महत्वपूर्ण रूप से संपन्न कराता है। तो हम मान सकते हैं कि प्रबंध एक समन्वयकारी शक्ति है। प्रबंध सार्वभौमिक प्रक्रिया है। प्रत्येक देश में प्रबंध की आवश्यकता होती है। प्रबंध का महत्व महसूस किया जाता है, जाना जाता है, समझा जाता है। हाँ, यह अवश्य है कि हर देश की राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, भौगोलिक और सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण प्रबंध को प्रभावित करता होगा, लेकिन प्रबंध की आवश्यकता निर्विवाद रूप से हर देश में महसूस की जाती है, हर तरह के व्यावसायिक संगठनों में महसूस की जाती है। इसलिए प्रबंध एक सार्वभौमिक प्रक्रिया के अंतर्गत मान लिया जाता है। सामूहिक प्रयासों से संबंधित प्रक्रिया है। प्रोसेस कंसर्न विद द ग्रुप एफर्ट्स। कर्मचारी, प्रबंधक सभी मिलकर के यह कार्य संपन्न करते हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता प्रबंध की सामने आती है कि प्रबंध का सार समन्वय है। कहा जाता है समन्वय प्रबंध का सार है। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। विभिन्न विभागों के बीच में तालमेल होना आवश्यक होता है। विभाग और व्यक्ति के मध्य तालमेल की आवश्यकता पड़ती है। व्यक्ति और व्यक्ति के मध्य तालमेल की आवश्यकता पड़ती है। लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए तालमेल युक्त प्रयासों की आवश्यकता पड़ती है। समय के साथ तालमेल की आवश्यकता पड़ती है। उत्पादन और मांग के पूर्ति के लिए भी तालमेल की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए यदि तालमेल भंग हो जाता है तो श्रेष्ठतम परिणामों की प्राप्ति संभव नहीं हो पाती। ये समन्वय प्रबंध का सार है। और एक बहुत बड़ी विशेषता यह भी है कि प्रबंध एक सृजनात्मक कार्य है, क्रिएटिव एक्टिविटी। बदलते हुए वातावरण में नित नई तकनीकों के परिवर्तन के कारण प्रबंधक को अपने निर्णय में विभिन्न कार्यों में तकनीकों का प्रयोग करना पड़ता है। बदलते हुए वातावरण में नए तरीकों का प्रयोग करना पड़ता है। उसे निरंतर नवीनतम या इन्वेंशन का प्रयोग करना पड़ता है। इसलिए प्रबंध एक सृजनात्मक कार्य माना जा सकता है। प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है, इंटेंजिबल फोर्स है। प्रबंध परिणामों की प्राप्ति कराता है। प्रबंध महसूस किया जा सकता है, लेकिन प्रबंध को स्थूल रूप में देखा नहीं जा सकता। इसलिए माना जाता है कि प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है। फिर प्रबंध की ज्ञान का हस्तांतरण संभव है। इट इज़ पॉसिबल टू ट्रांसफ़र मैनेजमेंट नॉलेज। हम देखते हैं कि विभिन्न प्रबंध संस्थान प्रबंध के ज्ञान का हस्तांतरण नए विद्यार्थियों को करते हैं और उनमें से विद्यार्थी प्रबंध शास्त्रियों के रूप में प्रबंधक का कार्य श्रेष्ठ रूप से संपन्न कर पाते हैं। तो माना जा सकता है कि प्रबंध की ज्ञान का हस्तांतरण संभव है। प्रबंध में मानवीय तत्व की विशिष्ट भूमिका होती है, स्पेशल रोल ऑफ ह्यूमन एलिमेंट। और वर्तमान में यह दिखाई दे रहा है कि स्वामित्व और प्रबंध दो अलग अलग वर्ग भी हैं। एक वर्ग पैसा लगाता है, पूंजी का विनियोग करता है, और दूसरा वर्ग व्यवस्था करता हुआ दिखाई देता है। तो स्वामित्व और प्रबंधन दो स्पष्ट रूप से वर्ग दिखाई देते हैं। प्रबंध वातावरण मूलक है। निश्चित तौर से राजनीतिक वातावरण, आर्थिक वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण, भौगोलिक वातावरण, कानूनी वातावरण प्रबंध को प्रभावित करता हुआ दिखाई देता है। इसलिए प्रबंध वातावरण मूलक कार्य है, एनवायरनमेंट ओरिएंटेड एक्टिविटी है। प्रबंध का नियमन एवं नियंत्रण किया जाता है। मैनेजमेंट इज रेगुलेटेड एंड कंट्रोल्ड। मल्टीनेशनल कंपनीज, एमएनसीज या टीएनसीज के कारण विभिन्न देश अब प्रबंध कार्य के लिए नियम बनाने लगे हैं, उन्हें नियंत्रित और नियमित करने लगे हैं। इसलिए यह विशेषता
आती है कि प्रबंध का नियमन और नियंत्रण किया जाता है। और एक और हम देख सकते हैं कि प्रबंधन आजकल बहुविषयक होता जा रहा है। मैनेजमेंट इज़ मल्टी डिसिप्लिनरी। यदि हमें श्रेष्ठ प्रबंध करना है तो हमें संबंधित राष्ट्र के कानून की जानकारी होनी चाहिए, हमें वहाँ के आर्थिक गतिविधियों की जानकारी होनी चाहिए, हमें राजनीतिक स्थिति की जानकारी होनी चाहिए, वहाँ के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक तत्वों की जानकारी होने से हम बेहतर तरीके से ग्राहकों को संतुष्ट कर सकते हैं। इसलिए प्रबंध के लिए आवश्यक है कि उसे मनोविज्ञान, उसे इतिहास या संस्कृति या राजनीतिक ज्ञान, कानूनी ज्ञान की जानकारी हो। तो इन सारे चीज़ों से हम कह सकते हैं कि प्रबंध बहुविषयक है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।